तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के क्षेत्र में तो तमाम जानकारियां देते ही हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे सफल किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो फिर आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, जैविक खेती जिसे कई वर्षों पहले तक किया जाता रहा है, लेकिन फिर बीच में एक समय ऐसा आया जब फसलों का ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने की होड़ में रसायनों का उपयोग किया गया, जिससे कि हमारी मिट्टी की स्वास्थ्य खराब होती गई। लेकिन अब वो दौर फिर वापस आ गया है जब हमारे किसान भाई बहनों का रुझान एक बार फिर जैविक खेती की ओर अग्रसर हुआ है। तो आइए किस तरह से की जा सकती है जैविक खेती और इसके क्या क्या लाभ हैं, कार्यक्रम के पहले सेगमेंट में इसी के बारे में आपको जानकारी दें। 2009 में मैंने प्राकृतिक खेती शोध संस्था एक संस्था बनाई 100 किसानों के साथ मिलके, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, ऐसे 4 जिलों के किसानों के साथ मिलके, और 2015 तक प्राकृतिक खेती यानी बिना जुताई की खेती कैसे करना, वहाँ तक के लिए मैंने ये सब जो है एक प्रकार का अध्ययन एवं शोध किया। मुझे अध्ययन और शोध करते समय उस समय अभी के प्रचलित जो जैविक खेती के जो मॉडल हैं वो तो मैंने प्रयोग किए, लेकिन मुझे वृक्षायुर्वेद और श्रीमद् भगवद गीता से खेती के कुछ सूक्त मिले। वृक्षायुर्वेद में खेती के लगभग 150 फार्मूले ये मिले। इनके आधार पर हमने काम किया और काम करके कुछ मूलभूत सिद्धांत हमने जैविक खेती के बनाए। वो मूलभूत सिद्धांत क्या है उसको समझिए, क्योंकि इसको समझे बगैर हम ठीक से खेती कर नहीं सकते हैं। जैविक खेती का मूल सिद्धांत है जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव को जीवन देता है। कोई जीव ही किसी भी पौधे को हो चाहे हमको हो, हमारे किसी भी अंग को हो या पौधे के किसी भी अंग को हो, कोई भी फर्टिलाइजर हो, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस, पोटास हो, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम हो, या पौधों की सुरक्षा करने की बात हो, जीव ही उनको जो है भोजन देता है और सुरक्षा करता है। तो ये जीवो जीवस्य जीवनम की प्रक्रिया कैसे पूरी हो उसका हमने अध्ययन करना शुरू किया। तो जो है हमें पता लगा कि मिट्टी के अंदर 3 करोड़ बैक्टीरिया हैं, फंगस है, वायरस है। कौन से हैं? एजोटोबैक्टर हैं, एजोस्पिरिलम है, राइजोबियम जो हवा से नाइट्रोजन लेके जड़ के द्वारा पौधे को देते हैं। फास्फोरस है जो मिट्टी के फास्फोरस को P2O5 में कन्वर्ट करके, फास्फोरस सल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया ये जो है अवेलेबल फॉर्म में फास्फोरस देता है, पोटास देता है। और ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास जैसे जीव इसकी सुरक्षा भी करते हैं। मेटारिजियम, वर्टिसिलियम जैसे जीव सुरक्षा भी करते हैं। ऐसी सारी जानकारी लगी तो हमने तो ये सारे जीवाणु पहले कल्चर खरीदे, लेकिन बाद में जब मुझे 2012 में पता लगा कि ये सारे जीवाणु तो हमारे सजीव जल, पंचगव्य, अमृत जल के अंदर आ रहे हैं, तब हमने फिर इनको खरीदना भी बंद किया और व्यापक तौर पर हमने इसको ज़मीन पर डालना शुरू किया। जब हमने व्यापक तौर पर डाला तब हमको जो है छोटी छोटी और 1-2 दिक्कत आई, वो है पीएच की और कार्बन की। यदि मिट्टी में कार्बन नहीं है तो ये बैक्टीरिया ठीक से वहाँ इस्टेब्लिश नहीं होंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो हमने कार्बन बढ़ाने के लिए मक्के की खेती की और मक्के को रोटावेटर से ज़मीन में दबा दिया। 2-3 बार किया तो कार्बन हमारा लगभग 7.5 के आसपास, 0.85 के आसपास आ गया। कार्बन अच्छा हो गया हमारा। पीएच, अगर हमें पीएच की भी बीच में दिक्कत आई तो हमने पीएच के लिए तमाम कि कैसे मिट्टी का पीएच ठीक करें, तब हमें जो है ये जानकारी मिली कि तुलसी जो है लगाने से मिट्टी का पीएच ठीक हो जाता है। क्योंकि तुलसी क्या होता है, जो बहुत एल्कलाइन है उसको जो है ऊपर लेके आता है और जो एसिटिक है उसको वापस साथ में लेके आता है। तो चाहे मिट्टी एल्कलाइन हो चाहे एसिटिक हो, तुलसी उसको ठीक कर देगी। तो कार्बन और तुलसी अगर हमारे खेत में हो गए और आपने अगर 5000 लीटर पंचगव्य डाल दिया 1% का घोल,
फिर बाद में हमें डीकम्पोजर भी मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो भी हमने डालना शुरू किया। इसके डालने से हमारे खेती में जीवाणु बढ़ने लगे। जीवाणु बढ़ने में एक और छोटी सी समस्या हमारे बीच में आई, वो है नकारात्मकता की। जैसे अगर मिट्टी के अंदर नकारात्मक जो है एक शक्ति है, नकारात्मक शक्ति यानी जैसे दुर्गंध जहाँ आएगा, जैसे शहर का नाला जो होगा, अगर वहाँ दुर्गंध आएगा तो अच्छा जीव वहाँ पल ही नहीं सकता, चाह के भी नहीं। क्यों? दुर्गंध है, नकारात्मक एनर्जी वहाँ सक्रिय है। तो सुगंध में पलने वाला जीव नहीं पल सकता। जैसे हमारा एजोस्पर्लम, एजोटोबैक्टर, जैसे लैक्टोबैसिस जो दही का बैक्टीरिया है ना, वो सुगंध में पलता है, दुर्गंध में नहीं पलता। ये एक और हमारे पास समस्या आई। इसके समाधान के लिए भी मैंने काफ़ी जो है प्रयास किया। CSA में डॉक्टर रामाश्रय मिश्र और भी ऐसे वैज्ञानिकों से मिला, तो ध्यान में आया कि अग्निहोत्र एक ऐसी प्रक्रिया है, और अथर्ववेद में इसका उल्लेख भी है कि गंध चिकित्सा, मतलब एक गंध करना, हवन करना, इसके द्वारा जो है सुगंध बढ़ेगा और ये जीवाणु भी बढ़ेंगे। तो वो जब प्रक्रिया मिला तो मैंने इस पर 1 वर्ष पूरा काम किया, अग्निहोत्र करके कैसे मिट्टी की दुर्गंध को ख़त्म करना, मिट्टी की जो दुर्गंध वाली इकोलॉजी उसको ख़त्म करना। तो अग्निहोत्र करो खेत के मध्य में और इसका भस्म खेत में ही डालो, जिसको एक्टिवेट चारकोल कहते हैं। अब हमारे पास समस्या बिल्कुल ख़त्म हो गई थी मित्र जीवाणु को बढ़ाने की, कि जो भी समस्या थी, अब मित्र जीवाणु हमारे बढ़ने शुरू हो गए। तो अभी हमने डाला 5000 लीटर पंचगव्य, ठीक है ना। पंचगव्य जो नहीं बना सकता तो सजीव जल बना ले, सजीव जल नहीं बना सकता तो अमृत जल बना ले। ऐसा जो है जिसके पास जो साधन है उस साधन के माध्यम से कर। अब ये अमृत जल, सजीव जल, पंचगव्य में बेसिक क्या है? गोबर में गुड़ मिलाना। जैसे गोबर में गुड़ मिलाएंगे, मित्र जो है जीवाणु के आने की, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तुरंत दुर्गंध खत्म हो जाता है, तुरंत। और उसके बाद जो है उसमें पानी मिला दिए, 200 लीटर पानी में घोल लिए, 2 दिन हमने रखा, उसमें एक सुगंध विकसित होगा, इसको खेत में डालना। मतलब दुर्गंध की कोई भी चीज़ खेत में जाएगा तो मित्र जीवाणु विकसित नहीं होंगे। जैसे आपको बताया कि शहर के नाली में लैक्टोबैसिस का बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो सकता। मिट्टी में जो खुशबू आती है वो एक्टिनोमाइसिटीज से आती है। अब देखिए लगातार मैं कृषि विज्ञान केंद्र मझगांव गनीवा में रहा, चित्रकूट के, फिर देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों के साथ रहा, केमिकल वाले भी और बायोलॉजिकल वाले भी, समझने के लिए रहा। मैं इसी काम को 2005 से 2016 तक इसी काम को करने के लिए देश भर में घूमा, तब जाके मुझे सब पता लगा। तो लैक्टोबैसिस जहाँ बैक्टीरिया होगा वहाँ पर सफ़ेद केचू आएगा, मिट्टी खाने वाला, जो ऊपर की मिट्टी को खा के नीचे छोड़ता है, नीचे की मिट्टी खा के ऊपर छोड़ता है। ये सुगंध को खाने, सुगंध वाली मिट्टी को खाने वाला केचुआ है। अभी देश भर में दुर्गंध के गोबर को खाने वाला केचुआ देश भर में आ गया, लाल मुंडी का, जिसको एपिजेइक केचुआ बोलते हैं। ये केचुआ हमारे काम का नहीं, हमारे लिए इंडोजेइक केचुआ काम का है, जो मिट्टी को खाता है। तो मिट्टी को खाने वाला केचुआ भी हमारे खेत में आ गया, मतलब हमारे खेत में नकारात्मक शक्ति समाप्त हो गई। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी, इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप बने रहिए हमारे साथ। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो आइए कार्यक्रम में एक बार फिर बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गौपालन के बारे में। गौपालन करने के क्या क्या लाभ हैं और गौपालन करते दौरान कौन कौन सी सावधानियां हैं जो बरतने की आवश्यकता है। तो फिर आइए कार्यक्रम के इस सेगमेंट में इसी के विषय में जानकारी हासिल करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारी की सारी गीर गायें हैं
वैसे भी हमारे धर्म के मुताबिक गौ सेवा करना तो हमारा परम धर्म है, और इनकी सेवा करके हम धर्म भी कमाते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। जैसे दूध देती है गाय, तो दूध भी इसका तो ज़्यादा स्फूर्तिदायक है, और गुजरात से आता है, तो इसकी कहते हैं कि इसके जो ऊपर उठी हुई जगह है, ठोडी बोलते हैं, तो उसमें सूर्य की किरणें आती हैं, तो उसके कारण उसके असर जो है दूध में भी जाता है, घी में भी जाता है, तो हर चीज़ में है, उसके मूत्र में भी जाता है, तो उसका सेवन करने से भी फ़ायदा रहता है। तो ये तो हो गए कि गीर गाय के क्या फ़ायदे हैं। बाकी इसके गोबर से खाद बनती है, तो खाद जो है वो खेतों में डालते हैं, उसी से हम चारा जहाँ पे जो आता है वो देसी खाद का ही तैयार करवाते हैं, तो उसी से चारा आता है, तो वो भी पवित्र मिल जाता है। अदरवाइज़ तो क्या है, फर्टिलाइज़र वाला चारा जो है बाज़ार में सस्ता भी मिलता है, मगर उसके बजाय हम सोचते हैं कि गाय को भी पवित्र मिल गया, और आगे जो गाय पवित्र खाएगी तो पवित्र ही उसका दूध निकलेगा, तो सारा कुछ बढ़िया मिलेगा। बाकी इनके खाने के लिए अनाज में गेहूँ वगैरह देते हैं, साथ में गुड़ भी देते हैं, जो भी है, और दूसरे चना छिलका वगैरह, ये सारे का सारा इनको मिलता है। गुड़ का भी सेवन होता है, साथ में कैल्शियम का भी साथ में ध्यान रखा जाता है, तो ये टाइम टू टाइम इनका चलता रहता है। जहाँ पे जो आदमी रहते हैं वो सुबह 3 बजे तकरीबन उठ जाते हैं, उसके बाद इनको चारा डालते हैं, फिर 4 बजे के करीब दूध निकालते हैं, उसके बाद इनको गायों को खुला बाहर छोड़ दिया जाता है ताकि इनकी एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाए, चलती फिरती हैं, खुली रहती हैं। तो उसके बाद 12 बजे के करीब सफाई सफाई करने के बाद दोबारा इनको चारा डाला जाता है, तो दोबारा अंदर शेड में आ जाती हैं, और शाम को फिर 4 बजे के करीब दोबारा दूध निकाल लिया जाता है, फिर चारा डाल के पूरी रात अंदर ही रहती है। पंखे लगे हुए हैं सारे, इसके ऊपर चद्दर है, तो गर्मियों में हमने क्या किया हुआ है कि ऊपर चद्दर के ऊपर हरा घास भी डाल दिया हुआ है ताकि हीट नीचे ना आए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कपड़ा लगाया हुआ है नीचे, इससे क्या है हीट थोड़ी रुकती है, और सर्दियों में भी जब ठंड पड़ती है तो उसके कारण ठंड जो है वो क्रॉस नहीं कर पाती, इस कपड़े में रुक जाती है, तो कम लगती है। और सर्दियों में जहाँ पे साइड पे जो है वो टाट लगा दिए जाते हैं ताकि अंदर ठंड ना आए, तो ठंड से भी बचाव हो जाए। और गर्मियों में तो खुला छोड़ देते हैं, और कूलर भी लगे हुए हैं ताकि गायों को वो इतनी हीट भी ना मिले। वैसे ये देसी गाय होने के कारण हीट का ज़्यादा इस पर हीट स्ट्रोक का डर नहीं रहता। जैसे अंग्रेजी गायें हैं, जर्सी वगैरह हैं, उनको क्या है कि हर समय कूलर में रखना पड़ता है, इसके लिए वो ज़रूरत नहीं है। देसी गाय का दूध सुन के नॉर्मली भी 100 रुपये तक लोग तैयार हो जाते हैं कि 100 रुपये का ले लेंगे। वो इसीलिए कि लोग भी थोड़े जागरूक हैं कि देसी गाय का दूध मिल जाए तो अच्छी बात है। जितनी जो पास में गौशाला वगैरह भी हैं, आपने कृष्ण गौशाला सुना होगा, तो वहाँ पे भी हमने देखा है कि देसी गाय का दूध जो है वो दूसरे दूध के मुकाबले में वो भी 10 रुपये कॉस्टली बेचते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अच्छी चीज़ की कदर है तो लोग ख़रीदना भी चाहते हैं, मगर अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि हमारे को गीर गाय का दूध चाहिए, मगर वो दूध की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे पहुँचाना और उनको लेना वो पॉसिबल नहीं है। मेरे 2-4 दोस्त हैं सोनीपत में ही हैं, वो कहते हैं कि सोनीपत में किसी ने रखी हो तो हम 150 रुपये में भी ले लेंगे, मगर दिल्ली से लाने में वो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो पॉसिबिलिटी नहीं रहने के कारण पीछे रह जाती है। तो अगर कोई इंटीरियर में रखे और लोगों को पता लग जाए कि ये देसी गाय का दूध है और इसके ये फ़ायदे हैं, तो डेवलप हो सकता है। युवाओं को तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर किसी भी कोई भी काम है, कोई काम बुरा नहीं होता, हमारा वर्किंग जो है वो ख़राब होता है। हम वर्किंग को बढ़िया रखें तो युवाओं के लिए वो बहुत अच्छा संदेश है कि वो कोई भी काम करें, ये काम कर लें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देसी के नाम से जब चीज़ देंगे, आज देसी का कोई भी है, सब्जी भी आप देसी मांगते हो, तो खीरा भी लेते हो तो देसी का जो है वो स्वाद अलग है। तो उसी मुताबिक जो है इसका भी दूध पी के देखें, इसका टेस्ट भी अलग आएगा, इसके घी का भी गुण अलग आएगा। बच्चा जानता है, नेट पे खोलो तो गीर गाय के दूध के रेट और घी के रेट भी लिखे होते हैं गुजरात में कि 2500-3000 रुपये किलो बिकता है। दूसरा जबकि दुकानों पे जो है वो 300-350 रुपये में बिकता है,
मगर लेने वाला जो है वो बोलता है मेरे को प्योर चीज़ चाहिए, तो वो 2,500 रुपये खर्चने के लिए तैयार भी है। इसका मतलब क्या है कि बायर है मगर सेलर नहीं है। सेलर के पास चीज़ होगी तभी बिकेगी ना, आपके पास स्टॉक में कुछ नहीं है तो क्या बेचोगे। तो उस हिसाब से अगर युवा करे तो देसी गाय का रख के उसका दूध घी वगैरह बेचे तो इसमें कमाई का साधन हो सकता है। किसान भाइयों बहनों, गर्मी का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जरूरी है कि हम अपने मवेशियों का खास ख्याल रखें। तो आइए देखते हैं कि इस माह का पशुपालक कैलेंडर क्या सलाह देता है। पशुपालक कैलेंडर जून में ध्यान देने वाली बातें। जून माह में अधिकतम तापक्रम बढ़ने से पशुओं में ताप घात, जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पिछले माह के अनुसार पशुओं को अत्यधिक तापक्रम, धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी से बचाव हेतु पशुओं को वृक्षों की छाया में रखें। गलघोटू एवं लंगड़ा बुखार बीमारी से बचाव के टीके अवश्य लगवाएं। चारागाह में चरने वाले पशुओं की सुबह, शाम या रात्रि में चराई करें तथा भरपूर पानी भी पिलाएं। पाइका ग्रस्त पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देकर लवण मिश्रित आहार प्रदान करें ताकि पाइका रोग के लक्षणों से छुटकारा प्राप्त हो। पशुओं को हरा चारा नहीं मिल रहा हो तो विटामिन ए के इंजेक्शन लगवाएं। पशुओं को विटामिन एवं लवण मिश्रित आहार दें। गर्मी के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीले पदार्थ हो सकते हैं जो पशुओं के लिए हानिकारक है। अप्रैल में बिजाई की गई ज्वार खिलाने से पहले 2 से 3 बार पानी अवश्य पिलाएं। घास की रुपाई हेतु खेत की तैयारी करें। मुंह पका, खुरपका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़किया आदि के टीके लगवा लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। अब हमारे कामयाब किसानों की सूची में न केवल किसान भाइयों का नाम है बल्कि किसान बहनें भी पीछे नहीं हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ही सफल महिला किसान से जो कि घर बैठे ही आमदनी प्राप्त कर रही हैं। जी हाँ, केवल अचार बनाने से। तो आइए मिलते हैं उनसे और देखते हैं उनकी कामयाबी की ये दास्तां। मैंने उजवा से ट्रेनिंग ली है, रितु मैम से। अब मैं 6 महीने से अचार बना रही हूँ। आसपास की औरतें भी आती हैं, हमारी बहू भी बनाती हैं। तो मैं अपना अचार, अपना मसाले भी हम ज़्यादातर अपने खेत में ही पैदा करते हैं। सरसों, मेथी, राई यही अपने खेत में उगाते हैं और वहीं से वो करते हैं हम। और सब्जियाँ भी अपने खेत में उगाते हैं। बाहर वहाँ से पैसे कम मिलते हैं देने से, अचार में पैसे बढ़ जाते हैं, इसलिए हम अपना अचार बना कर न और देते हैं, आसपास के ले जाते हैं। सब्जियों में है गाजर है, गोभी है, सर्दियों में मूली है, शलगम है, सब चीज़ों का अचार डाल लेते हैं हम, उससे दाम बढ़ जाते हैं। और ट्रेनिंग ली थी मैंने उजवा से। खेत से सब्जी लेके आते हैं, उनको साफ करके न और अच्छे से धो कर काट कर न और उसको गर्म पानी में उबाल कर न और उसको धूप में सुखाते 1 घंटा। और उसके बाद में सारे उसको मसाले में करते हैं, तेल गरम करके उसमें राई, सरसों, मेथी, सौंफ
इसको सारे को पहले गर्म करते उसको फ्राई करती हूँ कि उसका नमी सारी निकल जाए, अचार की जो मसाले की नमी है, अचार जिससे ख़राब नहीं हो। फिर उसको दरदरा सा पीसती हूँ, फिर उसको उसमें लहसुन पीस के और तेल को उबाल के लहसुन को पकाते हैं, फिर मसाले उसके हम मिक्स करते हैं, फिर उसके अंदर गुड़ डालते हैं और उनको पकाकर फिर सिरका डाल के और गोभी में मिला के स्वाद अनुसार नमक डालते हैं, मिर्च जैसी जिसने तेज़ कम खानी है वैसी मिर्च डाल लेते हैं और उसको मिक्स करके ना और डिब्बे में डालकर 2-3 दिन तक धूप दिखाते हैं। उसके बाद हफ्ते भर में अचार खाने लायक हो जाता। गोभी, गाजर, मूली और शलगम, हरी मिर्च, लाल मिर्च अपने खेत से उगाते हैं और उसी से बनाते हैं साफ़ सुथरा करके घर में। जो भी महिलाएं काम करें, एक अचार बनाने का व्यवसाय करे या कोई भी काम करे तो आदमी का में उसमें काम में पैसे भी बचते हैं और बच्चों की भी परवरिश होती है। आज की महंगाई में एक आदमी से का घर का खर्च नहीं चलता। मेरी मम्मी अचार बनाने का काम करती है, वो बहुत अच्छा अचार बनाती है। वो बहुत सारी चीज़ों का अचार बनाती है, जैसे गोभी, गाजर, मूली, नींबू और आम का अचार। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का अचार बनाया है, तो हम भी उनके साथ उनकी मदद करते हैं। हम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं उनसे और हम ये चाहते हैं कि सभी महिलाएं हमारी तरह सीखें और आगे बढ़े, जिससे उन्हें अपने परिवार को के पालन पोषण में बहुत मदद मिलेगी। वे अपने पैरों पे खड़ी हो सकेंगी, महिलाएं भी आगे कुछ कर सकेंगी, आगे बढ़ सकेंगी। हम भी यही चाहते हैं। अभी हम थोड़ा सीख रहे हैं, हम तो अभी मम्मी की मदद करते हैं, जैसे सब्जियां काटने में, धोने में, मसाले पीसने में। हम अचार बनाने का काम करते हैं, हमारी मम्मी से हम ये काम सीखते हैं। हमारी मम्मी कई प्रकार का अचार बनाती है, जैसे गाजर का, नींबू का, गोभी का, आम का, मिर्च का, सब प्रकार का अचार बनाती है। वो भी बहुत अच्छा बनाती है। महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं जो ये काम कर सकते हैं, उनको ज़रूर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, जो ये काम कर सके। तो अभी आपने मुलाकात की हमारी आज की सफल महिला किसान से। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप सभी को ज़रूर लाभ मिलेगा। तो हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।